तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 14 तक, 3 से लेके 14 तक। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसे देखो, उसके बाद हम ये वाली वीडियो पे आना और तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 15 की, जो कि है एडमिशन्स। अब बेसिकली एडमिशन होता क्या है? एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। एडमिशन जो है वो एक तरीके की स्टेटमेंट ही तो है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लो फैक्ट एंड इशू है कि क्या तुमने खाना खाया, और मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ हाँ मैंने खाना खाया, तो ये क्या हो गया? एडमिशन, ठीक है। इट कैन बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कोई ओरल भी एडमिशन कर सकता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स कौन से होते हैं? हमारे ऑडियो वीडियो, ठीक है। उसके बाद है सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस एज टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। मतलब कि किससे रिलेटेड होना चाहिए वो, या तो फैक्ट एंड इशू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, और हम उसका एडमिशन जो है वो दे सकते हैं। तो बेसिकली एडमिशन हमारा कुछ नहीं है, एक ओरल स्टेटमेंट है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 16, जो कि बात कर रहा है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब इसमें कौन कौन एडमिशन दे सकता है? हु कैन मेक एडमिशन? कौन कौन दे सकता है? एनी पार्टी और हिज एजेंट। कोई भी पार्टी दे सकती है, अक्यूज्ड भी दे सकता है, विक्टिम भी दे सकता है और उसका एजेंट भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ सूट्स आर रिप्रेजेंटेटिव देन। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कौन से होते हैं? आप लोगों ने सीपीसी के अंदर पढ़ा होगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स हमारे होते हैं कि मेरे बिहाफ पे कोई और सूट फाइल करा है किसी और ने, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स होते हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स हैं तो वो पार्टी कब एडमिशन देगी? या तो उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो। प्रोप्राइटरी मीन्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट हो या फिर पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट हो, तो तब वो दे सकती है पार्टी। या फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो जो है वो पर्सन जो है वो एडमिशन दे सकता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 17, जो कि बात कर रहा है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। Made by the person whose position or liability arise to prove against them। अब एडमिशन कौन देता है? एडमिशन वो पार्टी करती है जो कि लाइबल होगा, जिसके ऊपर लाइबिलिटी है, ठीक है। जिस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी है किसी भी चीज़ की, तो वो प्रूफ करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि फैक्ट एंड इशू है कि राम ने खाना खाया, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी किसकी है इसको प्रूफ करने की? राम की है कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, तो वो जाकर एडमिशन दे सकता है कि हाँ भाई मैंने खा लिया या फिर हाँ मैंने नहीं खाया, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 18, जो कि बात कर रहा है एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। मतलब कि स्टेटमेंट मेड बाय थर्ड पर्सन एक्सप्रेसली ऑफर्ड बाय द पार्टी इज कंसिडर्ड एज एन एडमिशन। मतलब कि अगर पार्टी ने रेफर किया है कि जाओ भाई फलाने से जाके पूछो, वो बताएगा, ठीक है, तो उसने अगर कोई एडमिशन दिया है तो वो एडमिशन जो है वो रेलेवेंट एडमिशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, और वो सी के सामने हुआ था, या फिर सब छोड़ो, वो घोड़े वाला एग्जाम्पल याद करो कि मान लो ए ने बी से पूछा कि भाई ये घोड़ा सही तो है, ये साउंड माइंड का तो है, तो बी ने क्या बोला कि ये ना आप सी से जाके पूछो। तो अगर सी आकर एडमिशन देता है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली रेफर किया था, ठीक है, तो अगर सी आकर एडमिशन देता है कि हाँ भाई मैंने तो बताया था या मैंने नहीं बताया था, तो वो एडमिशन जो है वो क्या माना जाएगा? एडमिसिबल माना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 19, जो कि बात कर रहा है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम और बाय ऑन देयर बिहाफ। मतलब कि एन एडमिशन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेड इट अगेंस्ट एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। या तो फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा। मतलब कि जो भी पर्सन प्रूव करना चाहता है वो उसके बिहाफ पर या तो उसके अगेंस्ट में प्रूव होगा या फिर उसके फेवर में प्रूव हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 20, जो कि बात कर रहा है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। यू कैन नॉट प्रूव द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय ओरल स्टेटमेंट अनलेस लॉ अलाउड सेकेंडरी एविडेंसेस। मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म्स कौन सी होते हैं? हमारे रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है। तो आप
उसको अगर प्रूफ करना चाहते हो, उसके कंटेंट को प्रूफ करना चाहते हो, तो आप उसका ओरल एडमिशन नहीं दोगे, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ही सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ओरल एडमिशन जो होगा डॉक्यूमेंट का, वो एडमिसिबल नहीं माना जाता है। कब माना जाएगा? जब लॉ अलाउ करेगा सेकेंडरी एविडेंसेस को। और लॉ कब अलाउ करेगा, ये हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 60 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो बेसिकली अगर मुझे कोर्ट में प्रूफ करनी है कि हाँ ये मेरी बुक है, इसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसका ओरल एडमिशन नहीं दे सकती, मुझे वो बुक ही दिखानी पड़ेगी जज साहब को, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 21, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। अब सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट माना जाता है? रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन दे आर मेड बाय पार्टी और हिज एजेंट। मतलब कि स्टेटमेंट कब रेलिवेंट मानी जाएगी सिविल केसेस में? या तो उसने खुद दी हो या फिर उसके एजेंट ने दी हो। और व्हेन स्टेटमेंट रिलेट टू सब्जेक्ट मैटर इन इशू, या तो फिर वो स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगी तो ही सिविल केसेस में एडमिशन जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 22, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन, प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मतलब कि एक कन्फेशन को इररेलेवेंट कब माना जाता है, ये बोला गया है। तो अ कन्फेशन इज इररेलेवेंट व्हेन कब माना जाता है? पहला, मेड अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन और प्रॉमिस। किसी ने आपको इंड्यूस करा, डराया, धमकाया, थ्रेट किया कि अगर तूने काम नहीं करा या तूने पुलिस वालों को जाकर ये नहीं बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है। या फिर आपने किसी को झूठा प्रॉमिस किया कि अगर तूने कन्फेशन दे दिया तो मैं तुझे जेल से छुड़वा दूंगा, ठीक है। और ऐसी चीज़ में आपने कन्फेशन दे दिया तो वो कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट कन्फेशन नहीं माना जाता है। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी। मतलब कि जो पर्सन इन अथॉरिटी है, आपको उसको जाकर अगर दिया है तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन गिव रीजंस टू बिलीव। अब वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोअर्शन ऐसे थे कि आपको रीज़न, आपको बिलीव हो गया कि हाँ भाई अगर मैंने कन्फेशन नहीं दिया तो हो सकता है ये ऐसा कर दें, ठीक है। और ऐसे कन्फेशंस जो हैं वो क्या माने जाते हैं? इनएडमिसिबल। कोर्ट में एडमिसिबिलिटी नहीं होती, इनकी ज़ीरो एडमिसिबिलिटी होती है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 23, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एडमिसिबल। कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन इनएडमिसिबल होता है, एडमिसिबल नहीं होता है। मतलब कि अगर आप एक किसी फॉर एग्जांपल मर्डर केस में आप फंस गए हो, ठीक है, और पुलिस वालों ने आपसे कन्फेशन ले लिया और आपने दे दिया कि हाँ भाई मैं नहीं करा है मर्डर, तो आपको पनिशमेंट का तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये कन्फेशन जो है ये रेलेवेंट कन्फेशन नहीं माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं माना जाता? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि पुलिस वाला हो सकता है उसने टॉर्चर किया हो, उसने आपको डराया हो या फिर कुछ भी ऐसा करा हो, ठीक है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है उस चीज़ की। तो ऐसे कन्फेशंस जो पुलिस वाले को दिए जाते हैं वो कन्फेशंस वैलिड कन्फेशंस नहीं माने जाते, वो एडमिसिबल नहीं होते कोर्ट के अंदर, ठीक है। पर इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है अब? कि कन्फेशन शुड बी वॉलंटरी मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एडमिसिबल। मतलब कि पुलिस वाले के सामने तो दिया है आपने कन्फेशन, लेकिन वहाँ पर मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट था। तो अब दो लोग हो गए, एक तो पुलिस वाला हो गया और एक मैजिस्ट्रेट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दिया है तो वो कन्फेशन जो है वैलिड कन्फेशन माना जाएगा और कोर्ट उसको एडमिसिबल मानेगी। उसके बाद इसमें यही बोला है कि पुलिस कस्टडी में चाहे वॉलंटरी कन्फेशन हो चाहे इनवॉलंटरी, मतलब चाहे अपनी इच्छा से दिया हो चाहे इच्छा के बिना दिया हो, वो कन्फेशन इनवैलिड कन्फेशन, इनएडमिसिबल कन्फेशन माना जाता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 24 जो कि बात कर रहा है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंसेस। अब ये बोल रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सनस हैं, मतलब को अक्यूज्ड है, ठीक है, और एक ने कन्फेशन दे दिया कि हाँ भाई मैंने मारा था और बी ने मेरा साथ दिया था, तो वो कन्फेशन दूसरे वाले के अगेंस्ट में भी यूज़ किया जाएगा। 2 और मोर पर्सन आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही ऑफेंस के लिए ट्राई किए जा रहे थे एंड वन ऑफ देम मेक्स अ कन्फेशन। उन दोनों में से एक ने कन्फेस कर लिया दैट बोथ हिमसेल्फ एंड अदर, कि उसने और दूसरे ने, दोनों ने ये क्राइम कमिट करा है, तो वो कन्फेशन जो है वो दोनों के अगेंस्ट में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 25, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। इसका मतलब ये है कि एडमिशंस जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि हाँ भाई एडमिशन कर दिया बस अब हम एविडेंसेस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होता। एडमिशन के बाद भी आप एविडेंसेस ले सकते हो।
एडमिशंस आर रेलिवेंट, एडमिशंस को रेलिवेंट बोला जाता है, एंड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु मेड इट, और जिस पार्टी ने एडमिशन किया है उसके अगेंस्ट में वो यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट अ फाइनल एंड कंक्लूसिव प्रूफ, इट कैन स्टिल एक्सप्लेन और रिबर्ट। लेकिन ये फाइनल नहीं होता और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, इसको अभी भी हम चैलेंज कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं इसके अगेंस्ट में भी, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द मैटर। तो ये फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने एडमिशन कर दिया तो सब खत्म हो गया, मैटर खत्म हो गया, नहीं, एविडेंसेस फिर भी मांगे जा सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 26 जो कि बात कर रहा है केसेस इन विच स्टेटमेंट और रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलिवेंट। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो या तो मर चुका है या फिर फाउंड नहीं हो रहा है और आगे आने वाले टाइम पे भी उसको उसकी स्टेटमेंट देखनी है हमें, तो वो कब कब रेलिवेंट मानी जाएगी। अब सच पर्सन विच इज़ रेलिवेंट इफ़ इट रिलेट टू, किस किस चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए, या तो कॉज ऑफ डेथ से कि भाई स्टेटमेंट उसने डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड दी है, तो मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एंट्रीज जो हैं डेली रिकॉर्ड्स होती थी, ठीक है, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी अगर वो बंदा मर चुका है या नहीं भी फाइंड हो रहा तो। अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो गया तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर प्रॉपराइटरी, हमने पढ़ा था ना पहले भी। उसके बाद कंसर्निंग पब्लिक राइट्स और कस्टम्स, कस्टम्स हमारे सदियों से चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। स्टेटमेंट रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स जो कि हमारे रिलेशनशिप, मैरिज, बर्थ, डेथ, ये सब होता है। उसके बाद विल और डीड, स्टेटमेंट जो है किसी भी विल और डीड में लिखी हुई है और पर्सन नहीं मिल रहा है तो हम उस डीड और उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मानेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट बाय सेवरल पर्सन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है और बहुत सारे लोग एक ही ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भी रेलिवेंट मानी जाएगी। उसके बाद है सेक्शन नंबर 27 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड, मतलब कि when an evidence is given in earlier judicial proceeding and it is later used in a subsequent proceeding to prove the truth of the fact, तो वो उसको क्या बोला जाएगा, admissible बोला जाएगा। when witness is dead cannot be found become incapable of giving evidences। तो अब बेसिकली एक बंदे ने पहले कोई स्टेटमेंट दी थी किसी केस में, ठीक है, अब उस बंदे की स्टेटमेंट को प्रूव हो चुकी थी वो पुराने केस में, ठीक है, अब आगे एक और केस अराइज हुआ और उस बंदे की वो वाली स्टेटमेंट दोबारा से उसे देनी थी, पर वो बंदा या तो मिल नहीं रहा या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो जो उसने पहले एविडेंस दिया था और प्रूव हो चुका है वो एविडेंस दूसरे केस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमने एडमिशन और कन्फेशन दोनों कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलिवेंसी ऑफ वेरियस फैक्ट्स की, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 28 से शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।